जी, फिर भी ना समय हो गया है, इस वजह से हम लोग शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो जुड़ते रहेंगे तो मैं यहाँ एडमिट करती रहूंगी। ठीक है ना मैम, मैं अभिषेक से बात करती हूँ। जी मैडम। हम्म ठीक है अभिषेक, हम लोग टेक्स्ट समराइजेशन पढ़ने वाले हैं अभी, जी है मैम। ना। आप फिर थोड़ा बहुत जानते हैं क्या टेक्स्ट समराइजेशन के बारे में? मैम मतलब उसको उनका सारांश लिखना रहता है, जैसे हम लोग मतलब उसमें से जैसे वेब सर्च इंजन वगैरह में इसका हम्म यूजर इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में काम आता है मैडम। हाँ, इसके एप्लीकेशंस हो गए इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के। बेसिकली मतलब टेक्स्ट समराइज। समराइजेशन, यस मैम। हाँ, समराइजेशन एप्लीकेशन है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की, मतलब इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन का ही पार्ट है ये, है ना। तो ये भी सारे एप्लीकेशन यस मैम। काउंट होते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंतर्गत, है ना। तो हमने नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पढ़ा होगा आपने, यस मैडम, पढ़ा है। है ना। तो अभी टेक्स्ट समराइजेशन पे हम लोग आते हैं। तो टेक्स्ट समराइजेशन क्या होता है ना, या टेक्स्ट समराइजेशन कैसे आया, या इसकी क्या आवश्यकता है। ठीक है, तो जैसे कि अभी हम लोग एक डिजिटल एरा में है, सारा कार्य हमारा सब डिजिटली हो रहा है ना। सारा ऑनलाइन हम कर रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंटेशंस हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, जैसे कि हमारी भी क्लास अभी ये ऑनलाइन क्लास चल रही है। तो ये सारा क्या है, ये भी एक डेटा के फॉर्म में मतलब होने वाला है ना। अभी मैम ने जैसे कहा कि हम इसका रिकॉर्डिंग करेंगे, तो ये क्या हो गया, एक रिकॉर्डिंग फाइल तैयार हो गई। ठीक है, तो ये क्या ऐसे क्या होता जा रहा है कि हमारा सारा डेटा क्या है, ऑनलाइन बहुत मतलब मात्रा में बढ़ते जा रहा है, चाहे वो टेक्सचुअल फॉर्मेट में हो, ऑडियो फॉर्मेट में हो, या वीडियो फॉर्मेट में हो। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि मतलब एक इंडिविजुअल टॉपिक पे हम जा रहे हैं सिर्फ टेक्सचुअल फॉर्मेट में, है ना, टेक्स्ट समराइजेशन पर। तो अब टेक्स्ट समराइजेशन के लिए हम क्या कैसे देख रहे हैं कि हमारे डिजिटली क्या क्या डेटा उपलब्ध है ना। आज के टाइम में जितना भी डेटा उपलब्ध है, उसमें से हमारे लिए क्या आवश्यक है, हमें वहाँ टेक्स्ट समराइजेशन की कहाँ जरूरत हमें महसूस होती है ना। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो जैसे कि देखो ये इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने डाले हुए हैं कि फर्स्ट है, जैसे सेकंड पॉइंट पे देखते हैं ये ऑनलाइन समाचार हैं, जैसे कि ऑनलाइन न्यूज है ना, ये लॉ डॉक्यूमेंट्स हैं, है ना, या कोई भी प्रोडक्ट का रिव्यू हम कर रहे हैं। ठीक है, या फिर ये आंसर क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम्स हैं, या जैसे फेसबुक, हमारे सोशल मीडिया जितने हैं, तो ये सब में क्या है, टेक्सचुअल फॉर्मेट में ही ज्यादातर डेटा है। ठीक है, तो यस मैम। अब यहाँ टेक्स्ट समराइजेशन को हम ऐसे डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, जैसे हम समरी करते थे ना स्कूल में, जब हम पढ़ते थे तो हम लोग को एक पैराग्राफ दिया जाता था और उसको कहा जाता था कि आप इसका एक सारांश तैयार करिए, कम से कम शब्दों में आपका पूरा पैराग्राफ का मीनिंग आना चाहिए। ठीक है, तो है वही, मतलब इसका बेसिक मीनिंग तो वही है समराइजेशन का। लेकिन जब हम डिजिटल फॉर्मेट में यहाँ पर आ रहे हैं, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास बहुत ज्यादा मात्रा में डेटा है, लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स हैं, है ना। जैसे कि हम रिसर्च कर रहे हैं, जैसे मैं एक रिसर्चर हूँ, तो मैं रिसर्च कर रही, तो मैंने देखा अपने रिसर्च से रिलेटेड मैं देख रही हूँ, तो मैंने कई सारे रिसर्च पेपर्स देखे, है ना। अब रिसर्च पेपर्स का भी एक एक कोई रिसर्च पेपर 10 पेजेस का है, कोई 20 पेजेस का है ना, कोई मतलब ऐसे लार्ज डॉक्यूमेंट्स हैं। अब हर पेपर को पढ़ने का समय सबके पास नहीं है ना, इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है कि हम सारे पेपर्स देख पाए। तो हम उसमें क्या देखते हैं कि उसमें एक एब्स्ट्रैक्ट भी आता है रिसर्च पेपर में, वो क्या बताता है, उस रिसर्च पेपर का पूरा सार बताता है कि आपके रिसर्च पेपर में क्या मतलब इसका उद्देश्य क्या है, इसमें क्या मेथोलॉजी यूज की जा रही है, इसका आउटकम क्या आ रहा है ना, इसका फ्यूचर रिसर्च से क्या रिलेशन प्रॉब्लम्स है क्या ना, इसका रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, रिसर्च गैप कुछ बता रहा है उसमें। तो ये सारे पॉइंट्स को वो कुछ कम सेंटेंसेस में, कम शब्दों में बताने की कोशिश करता है कि हमको इस रिसर्च पेपर को पूरा पढ़ना है या नहीं, है ना। हम यहाँ डिसाइड कर पाते हैं एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के कि हमें इस रिसर्च पेपर को डिटेल में जाना है कि नहीं, या यहीं से हमको समझ में आ रहा है कि नहीं ये हमारे टॉपिक से रिलेवेंट नहीं है या इररिलेवेंट है ना। तो यही एक मतलब टेक्स्ट समराइजेशन यही है कि आपको एक लार्ज डॉक्यूमेंट्स को, या एक बहुत ज्यादा मतलब 1 पेज का डेटा हो या 2 पेज का डेटा को, आपको एक इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कम से कम शब्दों में, कम से कम वाक्यों में, जिसमें आपके उसका उस डॉक्यूमेंट का पूरा अर्थ आ जाए, है ना। लेकिन अभी इसका भी कोई स्टैंडर्ड नहीं डिसाइड हुआ है कि आपको 1 पेज का मतलब डॉक्यूमेंट है, मान लो 300 वर्ड्स का एक डॉक्यूमेंट है ना, सिंगल डॉक्यूमेंट, आपको कितने वर्ड्स में उसको कन्वर्ट करना है प्रॉपर समरी के लिए, तो ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तो ये हर यूजर मतलब जैसे हम कर रहे हैं, तो हम डिसाइड करेंगे कि मुझे कितने वाक्यों में उसका समरी बनाना है, या कितने शब्दों में मुझे उसका समरी बनाना
है ना, जिससे कि हमारा उसका पूरा अर्थ हमको मिल जाए। ये समझ में आया कि मतलब क्या होता है टेक्स्ट समराइजेशन? मैंने प्रॉपर डेफिनेशन वैसे नहीं दी, तुम्हें सिर्फ ऐसे समझाया कि तुम समझ पाओ कि इसका अर्थ क्या होता है ना? प्रॉपर डेफिनेशन मतलब अपने जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी उसका सारांश बस लिखना है, मतलब शॉर्ट में उसको व्यक्त करना, ये हाँ, text summarizer है। प्रिसाइज कॉन्साइज फॉर्म में ना, प्रिसाइज होना चाहिए, कॉन्साइज होना चाहिए, जी मैम, है ना? जी जी मैम, हुँ। जी मैम। तो ऐसे ही नेक्स्ट डेफिनेशन भी दी हुई है कि पाठ संक्षेपण का उद्देश्य है कम संख्या में शब्दों और वाक्यों का उपयोग करके पाठ के मूल अर्थ को व्यक्त करना। ठीक है, अब हम इसको कैसे करेंगे? अब यूजर जो मैन्युअली करता है वो तो अब जैसे पढ़ता जाएगा, उसको जो समझ में आएगा वो अपने हिसाब से वहां पर कर लेगा, है ना, रिटन फॉर्म में। लेकिन मशीन कैसे उसको करेगी? मेन टास्क हमारा ये है कि मशीन वो कैसे करेगी, उसको हमको ये समझाना है। तो वो हम कैसे समझाएंगे उसको, मशीन को कि उसको कैसे करना है? उसको हमको सारा एक प्रोसीजर बताना पड़ेगा, है ना? उसको हमको सारे रूल्स देने पड़ेंगे या एल्गोरिथम्स लगानी पड़ेंगी, उसके हिसाब से वो उसको करके दिखाएगा। अब ये भी हम कह नहीं सकते कि वो बहुत बढ़िया ही समराइज करके देगा, है ना? क्योंकि उसकी समरी में और यूजर की समरी में काफी डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंस आएगा। लेकिन एक ये चीज होगी कि यूजर की जो समरी आती है या कोई भी रीडर पढ़ता है और वो समरी बनाता है, तो वो हर एक रीडर के में वेरी करेगी, है ना, इंडिविजुअल रीडर में वेरी करेगी। लेकिन जब मशीन करेगी ना, तो मशीन में ये वेरिएशंस नहीं आएंगे। ये मेन डिफरेंस है, मशीन में ये वेरिएशन नहीं आएगा। मशीन को जो हमने पहले से एक एल्गोरिदम दी होगी, है ना, या जो रूल्स बताए होंगे या जो भी हमने टेक्निक लगाई होगी, वो उसके अकॉर्डिंग ही हर डॉक्यूमेंट को समराइज करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने एक एग्जाम्पल रखा है, ये इंग्लिश में अभी मुझे मिला था, उसमें हिंदी में अभी अवेलेबल नहीं है। हिंदी में करने का काम हम ही लोग करेंगे अभी। तो अब इसमें ये देखो, इसमें एक कितना बड़ा पैराग्राफ है, कितने सेंटेंसेस है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, लगभग 10 से 11 सेंटेंसेस हैं। ठीक है, अब इन्होंने इसको समरी किसमें किया है? सिर्फ 2 सेंटेंस में इन्होंने समराइज कर दिया है। ठीक है, दिख रहा है ना अभिषेक? अब इसमें इसको पढ़ के, है ना, अब इसको ये पैराग्राफ को पढ़ोगे तुम और ये समरी को पढ़ोगे तुम, तो तुमको इसका पूरा अर्थ मिल रहा है कि नहीं? ये हाँ, रीड तुम अपने से करके देखो। ये सिस्टम द्वारा, मतलब सिस्टम द्वारा किया गया है कि इंग्लिश लैंग्वेज में है ना, ये तो सिस्टम द्वारा किया गया है। इसके भी बहुत ज्यादा इंग्लिश में भी समराइजेशन टूल्स इतने ज्यादा उपलब्ध है नहीं। ठीक है, अब ये समराइजेशन का मतलब होता है कि कीवर्ड जो रहते हैं ना, मेन जो कीवर्ड्स रहते हैं, उनको हाईलाइट करके फिर सेंटेंस बनाना, मतलब। हाँ, नहीं, ये भी है, ये सिर्फ एक टाइप है समराइजेशन का। जो कीवर्ड वाला तुमने बताया ना, ये भी एक टाइप है ना। समराइजेशन के बहुत सारे अप्रोचेस हैं, टेक्निक्स हैं, जिसमें अलग अलग तरीके से समरीज क्रिएट की जाती है ना, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी एक चीज समझ में आई कि टेक्स्ट समराइजेशन होता क्या है ना, मतलब एक डेफिनेशन समझ में आ गई ना कि हमको टेक्स्ट समराइजेशन में क्या करना है, ऑटोमेटिक टेक्स्ट समराइजेशन में क्या होता है, कैसे किया जाता है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि किस किस तरीके से हमको अभी एग्जांपल्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन, यदि हम देखते हैं तो डिजिटल फॉर्म में। जैसे कि पहला है हेडलाइंस, है ना। अब हेडलाइंस क्या होते हैं? न्यूज के हेडलाइंस होते हैं। तो अब आप हेडलाइन से डिसाइड करोगे कि आपको न्यूज पढ़ना है या नहीं, है ना। कुछ एक पैराग्राफ की न्यूज है या 2 पैराग्राफ की न्यूज है, लेकिन उसकी हेडलाइन बना दी 2 से 3 वर्ड्स में, है ना, 4 वर्ड्स में या 1 वर्ड में ही। तो ये क्या हो गया? एक समरी फॉर्म हो गया, है ना। आप यहाँ देखोगे 1 वर्ड से 2 वर्ड से हमको समझ में आ जाएगा कि हाँ, इस न्यूज में वो क्या बताना चाह रहे हैं, है ना। फिर सेकंड है आउटलाइंस, नोट्स फॉर स्टूडेंट्स। अब आउटलाइंस क्या होते हैं? जैसे कि यही आउटलाइन, जैसे हम ये पीपीटी प्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। अब ये आउटलाइन में यहीं पर ही पॉइंट्स डले हुए हैं, ये बुलेट्स डाले हैं। तो अब मैं इसको क्या कर रही हूँ, 2 3 4 वाक्यों में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ना। यहाँ लिखा है कि वर्ड में है, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ 2 वाक्य में, 3 वाक्य में। ठीक है, तो ये 2 3 वाक्य का क्या हो गया? एक समरी हो गया, 1 वर्ड में, 2 वर्ड में,
ठीक है। उसी तरीके से मिनट्स होते हैं मीटिंग में, जैसे आप कोई मीटिंग कर रहे हो तो मीटिंग में आपको पॉइंट्स लिखने हैं, जब मीटिंग चल रही है कोई, तो आप उस समय पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे, आप पूरे सेंटेंसेस नहीं लिख पाएंगे। कोई व्यक्ति जब बात कर रहा है तो आप पूरा सेंटेंस उसका नहीं लिख पाएंगे, है ना। तो आप उसके मेन पॉइंट्स कीवर्ड्स लिखते जाते हैं, तो वो भी एक समरी फॉर्म है, आपको उससे याद रह जाएगा कि हाँ इस वर्ड पे इन्होंने ये बात कही थी, तो आप फिर उसको बाद में डिटेल में लिख सकते हैं, ठीक है। फिर है फोर्थ है प्रीव्यूज, रिव्यूज, मूवीज के रिव्यूज। अब मूवी कितने घंटे की होती है, 2 घंटे की मूवी है, 3 घंटे की मूवी है, तो अब 2 घंटे 3 घंटे की मूवी में इतने सारे डायलॉग्स हैं, अब वो पूरी स्टोरी आप लिखने बैठेंगे तो कितने पेजेस में लिख जाएगी, है ना। तो वो ऐसे तो फिर कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेगा पढ़ने के लिए रिव्यूज में। तो हमको क्या बताना होता है कि आप पूरी मूवीज में कहाँ क्या हाइलाइट्स रहे, है ना, मूवीज का स्टार्टिंग कैसा था, क्लाइमेक्स कैसा था, उसमें इम्पोर्टेंट क्या है, उसका उद्देश्य क्या था, वो क्या बताना चाह रहे थे, है ना। तो यही कुछ कुछ पॉइंट्स में हम उसके रिव्यूज दे देते हैं, प्रीव्यूज देते हैं, इसी के आधार पर बाकी लोग डिसाइड करते हैं कि उनको मूवी देखनी है या नहीं देखनी है ना। हम लोग यही करते हैं ना, रिव्यूज पहले देखते हैं कि यार कैसा इस मूवी का रिव्यू कैसा है, हमको उसको देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए, वेस्ट ऑफ टाइम तो नहीं होगा, है ना। फिर नेक्स्ट है सिनॉप्सिस, आउटलाइन ऑफ रिसर्च। ठीक है, अब जब रिसर्च हम कर रहे हैं, अब जैसे पीएचडी रिसर्च है या अभी एमफिल रिसर्च है, या इवन अभी आप लोग भी क्या कहते हैं अपना प्रोजेक्ट करेंगे, तो उसमें भी एक आउटलाइन आप तैयार करेंगे, है ना, एक रिसर्च डिजाइन तैयार करेंगे, सिनॉप्सिस बनाएंगे कि हाँ मेरा ये टॉपिक है, मैं इसमें ये डेटा यूज करने वाला हूँ, ये मेथोडोलॉजी है, इसका ये आउटकम है ना। तो ये हम क्या करेंगे, पॉइंट्स के थ्रू बताएंगे शॉर्ट फॉर्म में, है ना, लिटरेचर रिव्यू है, शॉर्ट फॉर्म में बताएंगे। फिर नेक्स्ट वही रिव्यूज, यहाँ अभी यहाँ रिव्यू आ गया क्या, बुक्स का, ठीक है, वही सेम मूवीज वाला अलग, सेम रिव्यू वही सेम चीज है। तो यहाँ बुक का रिव्यू है, अब बुक 300 पेज की है, 400 पेज की बुक है, तो अब उस बुक को आपको पढ़ना है नहीं पढ़ना है, तो उसका भी एक आप रिव्यू देख लेंगे, 1 से 2 पेज में उसका रिव्यू लिखा होगा कि हाँ इस बुक में ये बताया गया है, उसके ये हाईलाइट्स हैं, है ना। लेकिन उसका पूरा सार तो नहीं आ रहा है कि पूरा बुक का अर्थ तो आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उसमें सिर्फ आपको पॉइंट्स ही मिलेंगे। अब उस पॉइंट से आपको डिसाइड करना है कि उस पॉइंट की डिटेल आपको जाननी है कि नहीं, है ना, उस कीवर्ड को आपको और डिटेल में देखना है या नहीं। तो यहाँ पर टेक्स्ट समराइजेशन का उपयोग सिर्फ इसलिए है कि आप यहाँ पर ये डिसाइड कर पाए कि आपको यहाँ अपना टाइम देना है या नहीं, है ना, ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं, ठीक है। फिर वही बुलेटिन, नेक्स्ट वही न्यूज वाले, वेदर फोरकास्ट, स्टॉक मार्केट रिपोर्ट, है ना। तो ये पॉइंट ये वही न्यूज से रिलेटेड ही है। फिर नेक्स्ट है हिस्ट्रीज, तो जैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इवेंट्स हैं हमारे हिस्ट्री में, तो सारे एक एक 1 बाय 1 ही इवेंट्स हुए हैं, ईयर वाइज इवेंट्स हैं। तो उसमें भी क्या हो जाता है ना, जैसे कि अब यही एक कहानी है, जैसे अकबर क्या कहते हैं कि पिताजी कौन थे, है ना। फिर वो अकबर, बाबर, हुमायूं, एक ये पूरा एक क्रोनोलॉजी है ना, 1 बाय 1 ये जो आए थे शासक बने थे, तो एक क्रोनोलॉजी चली आई, तो हिस्ट्री इस तरीके से बनी। तो अब आपने अकबर लिया, अकबर के बगल में उसके बगल में उसका ईयर लिख दिया कि इस ईयर से इस ईयर तक का इसका शासन था, है ना। उसके बाद बाबर का इस ईयर से इस ईयर तक शासन था। तो इस हिसाब से ये हिस्ट्री का भी हमने क्या देखा, एक सिर्फ पॉइंट हो गया। अब आपको अकबर के बारे में जानना है तो आप पढ़िए आगे, उसके बारे में पूरी डिटेल देखिए, है ना। बाबर के बारे में जानना है तो फिर पढ़िए आप उसकी डिटेल देखिए, या तो इस हिसाब से ये हमने एक बहुत बेसिक एग्जांपल्स लिए हैं टेक्स्ट समराइजेशन को समझने के लिए, है ना। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं, अब देखो टेक्स्ट समराइजेशन की हिस्ट्री देखने के लिए हमको पहले नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को देखना होगा कि वो कब आया, है ना, क्योंकि ये टेक्स्ट समराइजेशन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की ही एक एप्लीकेशन है, ठीक है। हम इसमें क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट को प्रोसेस कर रहे हैं, और नेचुरल लैंग्वेज भी कोई लैंग्वेज, किसी लैंग्वेज का ही टेक्स्ट है जिसको हम प्रोसेस करेंगे, है ना। तो आपको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की हिस्ट्री पता है? अच्छा, तो पता है तो फिर बताइए कुछ। नेचुरल लैंग्वेज नहीं मैम, उतना तो नहीं पता। एनएलपी मतलब कैसे, कहाँ, कैसे इंट्रोड्यूस हुई, कैसे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आई, उसकी शुरुआत कैसे हुई? हेलो हेलो मैडम। हाँ, तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। हाँ मैडम। हाँ अभी ठीक है।
पाणिनि ग्रामर, पाणिनि जी ने पहले इसकी शुरुआत की थी। वहां से फिर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। पाणिनि से तो भाषा विज्ञान मतलब इंट्रोड्यूस हुआ ना। चलो मैं बताती हूँ, ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कैसे आया। ठीक है, 1950s में पहला ट्यूरिंग टेस्ट हुआ था, एलन ट्यूरिंग टेस्ट का। उसको एलन ट्यूरिंग टेस्ट किया जाता है ना, एलन द्वारा उसको टेस्ट किया गया था। ठीक है, एलन ट्यूरिंग द्वारा। उसमें उन्होंने क्या किया, उनका आर्टिकल आया था कंप्यूटिंग मशीन एंड इंटेलिजेंस। ठीक है, जिसमें उन्होंने क्या बताया कि मानव भाषा को कैसे रीड करके आंसर जनरेट करता है ना। मतलब एक मशीन है, वो हमारे ह्यूमन लैंग्वेज को कैसे रीड करती है और उसके बाद वो उसका क्या आंसर जनरेट करती है ना। सिर्फ इनपुट हमको पता है कि हमने एक ह्यूमन लैंग्वेज, हाँ एआई कॉन्सेप्ट, हम तो यहीं से ही देखो, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, आपका एआई, ये सब यहीं से एक ही साथ ही स्टार्ट हुआ है। ठीक है, मशीन ट्रांसलेशन, ठीक है, इसी के कुछ एक दो साल बाद से हमारा मशीन लर्निंग आया। ठीक है, तो ये सब वन बाय वन एक के बाद इंट्रोड्यूस होते गए, क्योंकि ये सब एक दूसरे से ही रिलेवेंट है ना। तो ये ट्यूरिंग टेस्ट के बारे में पता था आपको? मैम ट्यूरिंग टेस्ट हम लोगों ने थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में पढ़ा था इंजीनियरिंग में। तो वो मतलब उसमें और फाइनाइट ऑटोमेटा वगैरह ये सब यूज होता है, यूनिवर्सल ऑटोमेटा, ये सब कॉन्सेप्ट यूज होते हैं ट्यूरिंग टेस्ट में। हाँ, वो तो टेक्निकल है कि वो ट्यूरिंग टेस्ट में कैसे क्या किया जाता है, उसके क्या स्टेप्स हैं ना, उसमें क्या मेथड्स टेक्निक्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, वो एक अलग चीज हो गई। मैं सिर्फ ये पूछ रही थी कि ये क्यों किया गया था और इससे क्या आउटकम मिला था। तो सिर्फ देखो, सिंपल मैंने 2 सेंटेंस में ही लिखा है ना, कि ट्यूरिंग टेस्ट किन्होंने इंट्रोड्यूस किया था और किस पेपर में इन्होंने पब्लिश किया है, तो ये नाम है उसका। मतलब बेसिक आप यदि हिस्ट्री दे देखो ये भी एक तरह से समराइजेशन ही है यहाँ पर, कि हम अब ट्यूरिंग टेस्ट की फुल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, सिर्फ मैंने 2 सेंटेंसेस में बताया कि ये एलन ट्यूरिंग ने टेस्ट, हाँ, कि टेस्ट किया उन्होंने 1950s में, और उसमें उन्होंने ये देखा कि किसी मतलब एक मशीन के द्वारा, मीन्स कंप्यूटर सिस्टम ही मशीन है वहां पर ना, तो उसके द्वारा कैसे एक ह्यूमन लैंग्वेज को वो रीड कर रहा है वो सिस्टम, और उसमें क्या आंसर वो जनरेट कर रहा है। अब वो उन्होंने क्या इंस्ट्रक्शंस उस समय दिए थे इनपुट में, तो उस हिसाब से उनको क्या आउटपुट मिला वो वही जानते हैं ना, अभी इसमें मेंशन नहीं है। तो बेसिक हम ये देख रहे हैं कि इनपुट उन्होंने दिया क्या ह्यूमन लैंग्वेज, और फिर उसके हिसाब से उन्होंने क्या जनरेट किया, कोई आंसर जनरेट किया था। ठीक है, कंप्यूटिंग मशीन एंड इंटेलिजेंस मीन्स कि उन्होंने ये मशीन ट्रांसलेशन के लिए ही शुरू हुआ था बेसिकली। ठीक है, फिर देखो उसके बाद 1954 में एक फुली ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन सिस्टम बनाया गया। ठीक है, ये जिसे जॉर्ज टाउन एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं ना, जॉर्ज टाउन ने ये किया था। ठीक है, तो ये क्या 1954 के समय क्या हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी उस समय। ठीक है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लैंग्वेज बैरियर ना आए लोगों को लेके, मतलब लोग जब चल रहा था, तो लैंग्वेज बैरियर को दूर करने के लिए रशियन लैंग्वेज को इंग्लिश लैंग्वेज में और इंग्लिश को रशियन में, दोनों के लिए ट्रांसलेशन के लिए एक सिस्टम जनरेट किया गया था। ठीक है, अब ये सिस्टम क्या करता था, 60 रशियन सेंटेंसेस को इंग्लिश सेंटेंसेस में कन्वर्ट करता था। उसकी लिमिट 60 सेंटेंसेस को वो करता था। अब ये क्यों आया, ऐसे तो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसलेशन होना आसान था, लेकिन मशीन को इंट्रोड्यूस करना था। एक हमारी ये एक एरा आई थी ये मशीन वाली, कंप्यूटर सिस्टम वाली, कि अब आप सिस्टम से कैसे काम करवा सकते हैं, है ना। तो वहां पर ये इस तरीके से ट्रांसलेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। उसके बाद फिर एक्सपेरिमेंट किया गया, मतलब उसके इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर ये दावा किया गया कि भैया आगे आने वाले 5 सालों में मशीनी अनुवाद की समस्या का निवारण हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कहा गया था कि आने वाले 5 सालों में हम मशीन ट्रांसलेशन में अच्छा काम कर लेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मतलब हो नहीं पाया। फिर 1966 में एक एल्पेक रिपोर्ट आई थी। ठीक है, जिसमें बताया था कि 10 साल के मशीनी अनुवाद को उन्होंने तैयार किया गया था कि पिछले 10 साल में कितना काम हुआ है, 1954 से लेके 1966 के बीच में। ठीक है, जैसा सोचा गया था वैसा हुआ नहीं, बहुत काम नहीं उस समय हुआ, मतलब उस समय मशीन ट्रांसलेशन पर रिसर्च पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, फिर उसके बाद 1980 में मशीनी अनुवाद पर कार्य फिर से शुरू हुआ, और उसके बाद फिर सबसे पहला स्टैटिस्टिकल मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम तैयार किया गया। ठीक है,
फिर क्या है, इस समय जितने भी प्राकृतिक भाषा संसाधन सिस्टम तैयार किए गए थे वह पूरी तरह हस्तलिखित जटिल व्याकरणिक नियमों पर आधारित थे। ठीक है, अब ये है कि 1980s तक जितने भी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम बनाए गए हैं 1950s से लेके, ठीक है, तो वो सारे सिस्टम बेस्ड थे, रूल बेस्ड सिस्टम हुआ करते थे। ठीक है, उस समय हमारा मशीन लर्निंग इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। ठीक है, कि मशीन अपने आप काम करने लगे, अपने आप डेटा ले ले और डेटा को पैटर्न्स मैचिंग के अकॉर्डिंग वो काम करे, है ना, आउटपुट दे। तो ऐसा नहीं था, हम उसको जो रूल्स देते थे या जो इंस्ट्रक्शंस देते थे वो उसके अकॉर्डिंग हमको उसका आउटपुट देता था 1950 से लेके 1980 तक में। ठीक है, फिर 1980 के बाद मशीन बात के क्षेत्र में फिर मशीन लर्निंग आई। ठीक है, तो जब मशीन लर्निंग आई तो उसके बाद हमारा ये मशीन लर्निंग में जितने भी हम अभी तक जो काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, तो वो अभी तक काम उस हिसाब से चल रहा है। ठीक है, ये सिर्फ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की हिस्ट्री थी। ठीक है, अब इसके बाद हम आ जाते हैं इस पे। मला बॅग घ्यायची आहे, स्कूल बॅग पण घेऊन आहे बेटा स्कूल, पण ती फाटली नाही, वापर ना थोड्या वेळ दिवस थोडा, काहीच परवा नाही करत। हाँ अंजना। जी मैम। मैडम हाँ अभिषेक, आपका प्रेजेंटेशन हो गया है या अपने आप बंद हो गया? नहीं मैम, चल रहा है मेरा। मैं ये स्क्रीन शेयर कर रही थी, मैं यहाँ पर मैं टैब शेयर करना था दूसरा। अच्छा ठीक है अभी शो हो रहा है क्या? नहीं अभी नहीं हो रहा है। नहीं मैडम अभी तक नहीं हो रहा है। एक मिनट। अभी शो हो रहा है अभिषेक? है ना? ठीक है, ये टेक्स्ट समराइजेशन की हिस्ट्री पे हम आए हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट समराइजेशन कैसे आया, ऑटोमेटिक टेक्स्ट समराइजेशन 1958 में। ठीक है, फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ था 1958 में, एचपी लुन ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। ऑटोमेटिक टेक्स्ट समराइजेशन का इनका फादर भी कहा जाता है क्योंकि ये इन्वेंटर थे उसके, एचपी लुन। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने टेक्निकल रिसर्च पेपर्स के एब्स्ट्रैक्ट तैयार करने पे काम किया कि कोई भी रिसर्च पेपर है तो उसका एब्स्ट्रैक्ट हम मशीन द्वारा कैसे तैयार कर सकते हैं, है ना। यूजर मैनुअली तो कर सकता है लेकिन मशीन द्वारा कैसे कर सकते हैं। तो उनका उनका इसको करने का उद्देश्य भी यही था कि हम रीडर्स का टाइम सेव कर सकें, उसका एफर्ट सेव कर सकें। ठीक है, इस उद्देश्य से उन्होंने ऑटोमेटिक टेक्स्ट समराइजेशन को इन्वेंट किया। ठीक है, उसमें उन्होंने बताया कि जो भी टेक्स्ट होगा, वो हमारा डॉक्यूमेंट का जो टेक्स्ट होगा उसको हमको मशीन रीडेबल फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद फिर हम उसको प्रोसेस कर पाएंगे। ठीक है, फिर उन्होंने वर्ड फ्रीक्वेंसी पर ध्यान दिया कि हमको वर्ड फ्रीक्वेंसी के आधार पर समराइजेशन करना है। ठीक है, कि कितने रिलेवेंट वर्ड्स हैं, है ना, सेंटेंसेस हैं, उसके आधार पर समराइजेशन करना है। बेसिकली उन्होंने सिर्फ यही इसी तरीके से समराइजेशन को बताया। फिर उसके बाद आए पीबी बैक्सेंडेल 1958। उनके बाद जब इन्होंने अपना प्रपोज किया टेक्स्ट समराइजेशन से रिलेटेड, तो उन्होंने कुछ फीचर्स बताए इन्होंने। तो उन्होंने बताया सेंटेंस पोजीशन और सेंटेंस लोकेशन। ठीक है, जैसे कोई डॉक्यूमेंट है या कोई पैराग्राफ है तो उसमें सेंटेंसेस के पोजीशंस के आधार पर हम समराइजेशन कर सकते हैं, सेंटेंसेस लोकेशंस के आधार पर, कि मीन्स कि सेंटेंस की क्या इंपॉर्टेंस है उस आधार पर। ठीक है, तो उन्होंने ये बताया, बैक्सेंडेल ने बताया कि एनालाइज दैट सेंटेंसेस व्हिच आर लोकेटेड एट द बिगिनिंग और एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आर इम्पोर्टेंट देन अदर सेंटेंसेस कंटेन्ड इन द डॉक्यूमेंट। ठीक है, मीन्स कि किसी डॉक्यूमेंट में जो पहला सेंटेंस है, जो सेंटेंस से डॉक्यूमेंट स्टार्ट हो रहा है, और जो लास्ट सेंटेंस है जिससे डॉक्यूमेंट क्लोज हो रहा है, तो वो सेंटेंसेस बाकी सेंटेंसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो उस आधार पर वो समरी के लिए वो सेंटेंसेस को क्या करेंगे, एज अ कीवर्ड ले लेंगे और उसको समराइज फॉर्म में, मतलब कॉन्कनेट करके समराइज फॉर्म में शो कर देंगे। इस आधार पर उन्होंने अपना एक समरी जनरेट किया था।
So he tested sentence location feature on 200 paragraphs and found that 85% of the paragraphs were from beginning and 7% paragraphs were from ending locations. ठीक है, तो उनको बिगनिंग में कितने सेंटेंसेस मिले? 85% सेंटेंसेस उनको इम्पोर्टेंट मिले, है ना? और लास्ट सेंटेंसेस में उनको इतना इम्पोर्टेंस नहीं मिला कि इस डॉक्यूमेंट्स में इतने मतलब क्या इम्पोर्टेंट है जो हमको समरी फॉर्म में दिखाना चाहिए। तो फिर लास्ट सेंटेंस लोकेशन फीचर बिकम एन इम्पोर्टेंट फीचर फॉर सेंटेंस एक्सट्रैक्शन। ठीक है, तो वही सेंटेंस लोकेशन अभी भी यूज किया जा रहा है। यदि आप किसी लैंग्वेज की फीचर्स पे काम करते हैं तो सेंटेंस लोकेशन पे हम देखेंगे कि किसी पैराग्राफ में मान लो 10 सेंटेंस हैं, तो उसमें कौन सा सेंटेंस इम्पोर्टेंट है या नहीं उस पैराग्राफ की मीनिंग के अकॉर्डिंग। जब पैराग्राफ हम रीड करते हैं और उसकी जब मीनिंग समझ में आती है तो उसके अनुसार हम उसमें देखेंगे कौन सा सेंटेंस हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, फिर आए H.C. एडमंडसन। ठीक है, एडमंडसन 1969 इन्होंने फिर कुछ और नए फीचर्स डिस्क्राइब किए लैंग्वेज के। ठीक है, इन्होंने बताया क्यू वर्ड्स और टाइटल और हेडिंग वर्ड्स। ठीक है, तो क्यू वर्ड्स क्या होते हैं? वो वर्ड्स जैसे कि किसी सेंटेंस में जैसे इसमें दिया है लास्टली, फाइनली, है ना? जैसे हिंदी में देखें तो आखिरकार, हालांकि, ये शब्द क्या होते हैं? क्यू वर्ड्स। ये क्या करते हैं? सेंटेंसेस को जोड़ते भी हैं और उनके अर्थ को मतलब अलग भी करते हैं और जोड़ते भी हैं, जिससे कि अर्थ समझ में आए कि आखिरकार आप आ ही गए, जैसे हमने सेंटेंस कहा आखिरकार आप चले ही गए, है ना? ये किसी और सेंटेंस से जोड़कर एक मिनट, मतलब क्यू वर्ड्स हम फाइंड करेंगे उसमें कि इस तरीके के जो वर्ड्स होंगे वहां से हम सेंटेंसेस को कैसे ब्रेक कर सकते हैं या कैसे ऐड कर सकते हैं समरी जनरेट करने के लिए। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट है उनका टाइटल और हेडिंग वर्ड्स। तो इसमें क्या बताया कि किसी सेंटेंस में जो टाइटल्स होते हैं या हेडिंग वर्ड्स होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, मतलब जो हमारे टॉपिक से या जो हमारे डॉक्यूमेंट से कितने रिलेवेंट हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम टाइटल और हेडिंग वर्ड्स उसमें से फाइंड करेंगे, कीवर्ड्स निकालेंगे तो समरी जनरेट करने के लिए। तो ये बेसिकली 3 से 4 पेपर ऐसे थे जो स्टार्टिंग में बिल्कुल जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कि टेक्स्ट समराइजेशन कैसे आया और क्या उसकी आवश्यकता है। ठीक है, पीपीटी शो हो रही है क्या उसके बाद? ये वर्ड फाइल दिख रही है जो आप हिस्ट्री वाली दिखा रही थी ना अभी, वो हिस्ट्री शो हो रही है अभी। तो क्लासेस है। अच्छा, हिस्ट्री शो हो रही है ना, पीपीटी नहीं शो हुई ना अभी? एक मिनट, पीपीटी शो नहीं हुई, इसको फिर वो स्टॉप करके वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा। एक मिनट। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है हिस्ट्री के बाद हम आते हैं। अभी हम क्या है ना, हिस्ट्री में हमने सिर्फ अभी कुछ ही पेपर्स डिस्कस किए, फिर आगे जब हम अप्रोचेस और टेक्निक्स डिस्कस करेंगे तब हम बहुत सारे पेपर्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, है ना अभिषेक? अभी दिख रहा है ना ये पीपीटी, व्हाई वी नीड ऑटोमेटिक टेक्स्ट समराइजेशन? दिख रहा है, पीपीटी दिख रही है ना? हाँ, अब नेक्स्ट पॉइंट है व्हाई वी नीड ऑटोमेटिक टेक्स्ट समराइजेशन। ठीक है, अब हमको क्यों जरूरत है इसकी? हिस्ट्री समझ में आ गई, टेक्स्ट समराइजेशन क्या होता है ये समझ में आ गया, अब इसकी आवश्यकता क्यों है? तो समरीज रिड्यूस रीडिंग टाइम। ठीक है, कि समरीज के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपना टाइम सेव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन रिसर्चिंग डॉक्यूमेंट समरीज मेक द सिलेक्शन प्रोसेस इजियर। वही जो मैंने भी बताया कि जैसे कि रिसर्च पेपर है, आप एब्स्ट्रैक्ट से डिसाइड कर सकते हो कि आपको रिसर्च पेपर आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है ना, या नहीं है, तो वो आपका सिलेक्शन प्रोसेस को इजी कर देता है। फिर थर्ड है ऑटोमेटिक समराइजेशन इंप्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ इंडेक्सिंग। वही आप जब कीवर्ड्स देखते हैं या जैसे हमने बुलेटिन्स की बात की थी या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात की थी, तो उससे हमारी क्या एक इंडेक्सिंग जब हम देखते हैं तो इंडेक्सिंग के थ्रू भी हम क्या करते हैं, देख पाते हैं कि हमको आगे इस पॉइंट पर हमको आगे की डिटेल देखनी है या नहीं देखनी है ना? तो यही मतलब क्या वो मैडम अनुक्रमणिका के तौर पे देख सकते हैं कि हमको आगे की इंफॉर्मेशन देखनी है कि नहीं।
हाँ मतलब वही की पॉइंट्स आपके सामने हैं, की पॉइंट्स आपके सामने हैं। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको इस पॉइंट पे डिटेल में देखना है या नहीं देखना है ना। तो वही वही सिलेक्शन प्रोसेस के बाद फिर मतलब सिमिलर ही है ये भी वैसे ही। फिर है ऑटोमेटिक समराइजेशन एल्गोरिदम्स आर लेस बाइस्ड देन ह्यूमन समरीज। वही कि ह्यूमन समरीज क्या होगी, एवरी ह्यूमन के अकॉर्डिंग वेरी करेगी। हर व्यक्ति अपने हिसाब से समरी बनाएगा। जैसे तुम्हें कोई पैराग्राफ दिया जाएगा तो तुम अपने अकॉर्डिंग समरी बनाओगे, वही सेम पैराग्राफ मुझे दिया जाएगा तो मैं अपने हिसाब से समरी बनाऊंगी, है ना। हमारी समरी सेम, बहुत रेयर चांसेस में सेम हो सकती है, ठीक है। लेकिन सब सिस्टम का क्या होगा, या जो हम एल्गोरिदम जो तैयार करेंगे उसका क्या होगा, वो सभी डॉक्यूमेंट्स के लिए एक ही प्रोसीजर को फॉलो करेगा, ठीक है। फिर पर्सनलाइज समरीज आर यूजफुल इन क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम्स एज दे प्रोवाइड पर्सनलाइज इन्फॉर्मेशन, है ना। अब जैसे कोई भी क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम है ना, बहुत सारी एप्लीकेशंस है, जैसे कि ये डॉक्टर ये वाली है मेडिकल एप्लीकेशन है। तो आप जैसे ऑनलाइन उसमें देखते हो तो क्या आप मैसेज करते हो, है ना, कि उसमें आप टेक्स्ट करो कि मुझे ये डिसीज़ है, तो फिर वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा तो उसके कि भैया आपके क्या क्या सिम्टम्स हैं, मतलब आप सिम्टम्स बताओगे तो वहाँ से आएगा कि हाँ ये डिसीज़ हो सकती है। इस तरीके से क्वेश्चन के आंसर्स आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा कि अब पर्सनलाइज समरी इसलिए कि एक इंडिविजुअल कोई समरी जनरेट कर रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, है ना। उसने जो क्वेश्चन किया और उसको उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको आंसर मिला, तो वो एक पर्टिकुलर एक क्वेश्चन आंसर सिस्टम बन गया। तो उसकी समरी भी फिर पर्टिकुलर ही बनेगी, इसलिए पर्सनलाइज समरीज कहलाती हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? इसको नहीं, जहाँ भी कोई भी डाउट होगा तो मुझसे बोलना। अभी हम क्योंकि हम अभी और भी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में भी ना, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एप्लीकेशन। तो अभी मुझे फिर इसको स्टार्ट करके क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है, ये स्क्रीन दिख रही है ना एप्लीकेशन। तो समराइज टेक्स्ट ऑटोमेटिक टेक्स्ट समराइजेशन की क्या एप्लीकेशंस हैं। तो अभी हमने इतने सारे एग्जांपल्स डिस्कस किए, है ना। तो जैसे फर्स्ट एप्लीकेशन न्यूज समराइजेशन, ठीक है। तो न्यूज समराइजेशन देखो, इसमें एक एग्जांपल दिया है, इन शॉर्ट एप्लीकेशन जनरेट 60 वर्ड समरी ऑफ न्यूज आर्टिकल्स, ठीक है। ये एप्लीकेशन मैं भी यूज करती हूँ न्यूज देखने के लिए, रेगुलर न्यूज रीडिंग के लिए। तो ये क्या करते हैं ना, पहले तो कुछ 2-3 वर्ड्स में तो हेडलाइंस भी देते हैं साथ में, और उसके बाद ये 60 वर्ड्स में एक न्यूज देते हैं। तो आपको फुल न्यूज पढ़ना हो तो उसके नीचे ऑप्शन दिया जाता है कि फुल न्यूज के लिए आप नीचे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से न्यूज समराइजेशन के लिए बहुत सारे एप्लीकेशंस उपलब्ध हैं। तो वो उसमें क्या काम करता है, वही समरी जनरेट करता है, ठीक है। उसकी डिटेल न्यूज भी होती है, लेकिन आपको शॉर्ट फॉर्म में इंफॉर्मेशन मिल जाए, आपको डिटेल तक ना जाना हो, तो उसके लिए न्यूज समराइजेशन के एप्लीकेशंस होते हैं, ठीक है। फिर सेकंड है सोशल मीडिया। तुमको कोई और एग्जांपल है तो बताओ न्यूज समराइजेशन में। न्यूज समराइजेशन में न्यूज़पेपर हेडलाइंस जो रहती है वो भी समराइज रहती है। हाँ। जो हेडलाइंस रहते हैं या फिर ई न्यूज जो रहता है मैडम, उसकी जो हेडलाइंस रहती है वो भी समराइज की हुई रहती है मैडम। मतलब वो कंटेक्स्ट पैराग्राफ में से जो इंफॉर्मेशन है वो एज ए हेडलाइन को आगे के वो डिसाइड कर यूजर की हमके वो आर्टिकल रीड करने के लिए ऐसा वो बनाते हैं। हाँ, जैसे ये एक ऐप है इन शॉर्ट, ऐप की मैं बात कर रही थी कि ये डिजिटली तैयार करते हैं ना, ये ऐप है इन शॉर्ट। अब इसमें ये मैनुअल न्यूज़ डालते हैं कि क्या करते हैं, ये तो मुझे भी आइडिया नहीं है कि मैनुअल न्यूज़ बना के डालते हैं या सिस्टम के थ्रू करवा रहे हैं। लेकिन हाँ, ये शॉर्ट फॉर्म में न्यूज़ देते हैं हमको, बहुत डिटेल में। जियो न्यूज़ है। जियो न्यूज़ है मैडम, एक
ऐप है, हाँ उसमें समराइज रहता है मैडम, जियो न्यूज़ ना। समराइज रहता है। हाँ यस मैम, जियो न्यूज़। और फिर एक और मैडम ऐसे और 2-3 ऐप हैं जो मैंने यूज किया मैडम। अच्छा, ये वाला एक एग्जाम, ये एक होमवर्क में देखना, एक होमवर्क में इन शॉर्ट या और भी कोई जो भी जियो न्यूज़ का तुम बता रहे हो, इसका सिर्फ ये आप देखना ना कि ये किस ये मैन्युअली करके उसमें डालते हैं न्यूज़ या फिर ये सिस्टम के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम लोग कल डिस्कस करेंगे, मैं भी देखूंगी, तुम भी देखना, ठीक है। और भी हमको यदि कोई और एप्लीकेशन मिल जाती हैं तो हम लोग को समझने के लिए और आसान हो जाएगा, है ना। ठीक है। हाँ, तो फिर है सेकंड, सोशल मीडिया समराइजेशन। अब सोशल मीडिया में क्या क्या आ जाता है, जैसे भी सोशल एप्लीकेशन हमारे जितने भी हैं, ट्विटर है ना, फेसबुक है, तो इस पे किस तरीके से हमारे टेक्स्ट को समराइज फॉर्म में कर सकते हैं। तो आप देखना, ब्लॉग्स हैं तो लोग टाइटल्स लिखते हैं या कोई पोस्ट करते हैं तो सिर्फ एक फॉर्म में हैशटैग करके अपना वर्ड डाल देंगे, है ना, पेजेस डाल देंगे, रेफरेंस देकर के उसको डाल देते हैं। हाँ, रेफरेंस देकर उसको डाल देते हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ पर समराइजेशन होता है, ठीक है। ये यूजर भी अपनी तरफ से कर सकते हैं और ये फॉर्म्स के थ्रू भी होता है ना। फिर ये वही एंटिटी टाइमलाइंस, न्यूज़ से रिलेटेड ही है, वही जो हम लोग न्यूज़ पे देखते हैं, न्यूज़ चैनल्स पे जो टाइमलाइंस चलते रहते हैं ना, फ्लैश होते रहते हैं, तो वो भी क्या होता है, एक समरी फॉर्म होता है। वो डिटेल न्यूज़ बोलता जाता है जो एंकर है और उसके टाइमलाइंस चलते रहते हैं कि ये इस जगह पे ये हुआ। सोशल मीडिया पे भी रहता है। हाँ, सोशल मीडिया पे भी रहता है। सोशल मीडिया पे भी टाइमलाइन पोस्ट करते हैं तो समराइज वे रहता है। हाँ, फिर ये सेकंड है स्टोरी लाइन ऑफ इवेंट, है ना। जैसे कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, किसी कंपनी का है या कोई पर्सनल इवेंट है या कोई घर के कोई इवेंट है, तो उसका भी एक स्टोरी लाइन तैयार किया जाता है ना कि कैसे कैसे क्या क्या कार्य होना चाहिए, ठीक है। फिर वो एक एक पॉइंट पे अपना अपना काम तो होता ही है, तो उस हिसाब से एक स्टोरी लाइन इवेंट है, तो ये भी एक समराइज फॉर्म है, समरी जनरेट होती है इसमें भी, है ना। यहाँ तो न्यूज से रिलेटेड लगभग चीजें बताई गई हैं, लेकिन फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो, बहुत रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देती है, जैसे कि हमारा मैरिज इवेंट हो रहा है ना, कहीं पर मैरिज हो रही है, तो अब वो मैरिज के लिए कार्ड वर्ड प्रिपेयर होता है, ठीक है। फिर उसमें बता देते हैं इस डेट पे ये फंक्शन है, इस डेट पे ये फंक्शन है। अब वो फंक्शन इस डेट पे तो सिर्फ इतना से दिया, अब वो फंक्शन तो हो रहा है इतने लंबे समय तक, वो ऐसे तो टेक्सचुअल फॉर्मेट में नहीं है, लेकिन बस एक समराइजेशन को समझने के लिए, ठीक है। फिर है डोमेन स्पेसिफिक समरीज। तो डोमेन स्पेसिफिक समरीज आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग आप समरीज तैयार करोगे, जैसे कि इसमें लीगल डॉक्यूमेंट समराइजेशन है ना। तो इसमें क्या है, डील्स विद जनरेटिंग समरी आउट ऑफ लीगल या लॉ डॉक्यूमेंट। फिर मेडिकल रिपोर्ट समराइजेशन है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, अपने अकॉर्डिंग डोमेन के अकॉर्डिंग वो समरी जनरेट होगी कि हाँ इस डोमेन में है तो इसमें किस तरीके की समरी जनरेट होनी चाहिए, या मतलब क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें, है ना। जैसे लॉ है तो लॉ में क्या इंपॉर्टेंट होगा, मेडिकल है तो मेडिकल में क्या इंपॉर्टेंट होगा जो समरी में जानना जरूरी है ना। समरी के रूप में आप यदि जान लोगे तो आपको डिटेल में जाने की उतनी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। फिर वही नेक्स्ट है सेंटेंस कंप्रेशन। तो वही सेंटेंस कंप्रेस ही करते हैं हम लोग समरी जनरेट करने के लिए, लॉन्गर सेंटेंसेस को शॉर्ट सेंटेंस में क्रिएट करने के लिए, ठीक है। अभी हम लोग जब एब्स्ट्रक्टिव और एक्सट्रैक्टिव अप्रोचेस से भी डिस्कस करेंगे तो उसमें ये पॉइंट समझ में आएगा, ठीक है। फिर वही इवेंट अंडरस्टैंडिंग, तो इज अंडरस्टैंडिंग द वे इवेंट आर रिपोर्टेड इन द टेक्स्ट एंड रिप्रेजेंटिंग द इवेंट मेंशनिंग क्वेश्चन ट्रेडिशनल, है ना। देखो ये वही मैंने अभी बताया ना, माइकल मैरिज सारा, ठीक है। तो अब इसमें क्या लिख दिया कि भाई माइकल की शादी हो रही है सारा से, बस अब उसका पूरा जो डिटेल्ड है वो सारा वीडियो जो उसका बनेगा, फोटोज जो बनेंगे, तो वो सारे क्या होंगे, अब जो इम्पोर्टेंट होंगे बस वही रखे जाएंगे ना, बाकी सब बता दिया जाएगा। तो वो भी एक समराइज फॉर्म ही हो जाता है ना। तो इस तरीके से ये कुछ एग्जाम्पल्स थे, मतलब कि आपका टेक्स्ट समराइजेशन कहाँ कहाँ यूज होता है। और अभी हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं, हम और भी देखेंगे। आप ये होमवर्क में नोट डाउन करते जाना ना कि हम जो जो डिस्कस कर रहे हैं ये इससे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको भी निकालनी है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग और डिस्कस करेंगे कि ये एप्लीकेशंस और भी हैं, यहाँ भी टेक्स्ट समराइजेशन यूज होता है ना। अभी मैंने कुछ बेसिक ही रखा है।
ठीक है। फिर नेक्स्ट है चैलेंजेस। चैलेंजेस हमको क्या मिलेंगे टेक्स्ट समराइजेशन जब हम करेंगे तो हमको क्या क्या चैलेंजेस मिल सकते हैं या अब तक मिले हैं, ठीक है। तो पहला है कॉम्प्लेक्सिटी। तो अब कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, किसी भी लैंग्वेज में की कॉम्प्लेक्सिटी को देखना कि अब कोई लैंग्वेज है तो उसमें कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, उसके अकॉर्डिंग हम उसकी प्रोसेसिंग करवाने में हमको कितनी समस्या हो सकती है ना। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एज अंडरस्टैंडिंग टेक्स्ट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। इसका ये तो इसमें क्या है कि अब कोई लैंग्वेज है उसका स्ट्रक्चर कैसा है ना, उसके सेमेंटिक मीनिंग कैसे आएंगे, उसका डिस्कोर्स किस तरीके से होगा। तो ये हर लैंग्वेज का अपना अपना स्ट्रक्चर फॉर्मेट है, उसके अकॉर्डिंग हम उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझेंगे, ठीक है। जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश का क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब है ना। इसी तरीके से हिंदी का होगा, संस्कृत का है या अदर फॉरेन लैंग्वेजेस का है। तो अभी इस लैंग्वेज के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमको समराइज करने को समझना पड़ेगा कि हमको कैसे इसमें समरी जनरेट करवानी है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हमको निकालना है ना। तो वो दिक्कत आती है लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। फिर सेकंड है वर्ड सेंस एम्बिग्यूटी। ये तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चैलेंज है समराइजेशन का, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैलेंज ये। अभी तक अब इस पे बहुत काम चल रहा है, इस पे बहुत काम होना है, क्योंकि वर्ड सेंस एम्बिग्यूटी ना आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको कॉन्टेक्स्ट के थ्रू समझाना है कि उस वर्ड का क्या सेंस आ रहा है ना। तो जब सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट को मशीन कैसे समझेगी, ये सबसे बड़ा टास्क है कि हमको कॉन्टेक्स्ट समझाना है मशीन को कि वो इसका कॉन्टेक्स्ट समझो और बताए कि हाँ इस वर्ड का ये मीनिंग है। जैसे हम लोग गूगल ट्रांसलेट करते हैं है ना, तो वो क्या करता है, वो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करता है, वो तो हमारा कॉन्टेक्स्ट कहाँ लेता है ना। वो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कर देगा, पता चला कोई सेंटेंस इंग्लिश में ये था और हिंदी में उसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करके आया तो उसका अर्थ ही नहीं आया, ये तो कुछ भी आ गया। अभी तक गूगल की ट्रांसलेशन भी बहुत अच्छी नहीं हुई है ना, वो वर्ड टू वर्ड ही से ट्रांसलेट कर रहा है, थोड़ा सा भी फ्रेज पे आया है कि हाँ ये बिल्कुल शॉर्ट बिल्कुल इजी सेंटेंस है बिल्कुल या छोटा सेंटेंस है तो उसी का प्रॉपर वो ट्रांसलेशन करता है। बाकी जैसे लॉन्ग सेंटेंसेज हैं या थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो वो उसकी प्रॉपर ट्रांसलेशन नहीं कर पाता है। क्यों, क्योंकि वो यही वहां पर ये एम्बिग्यूटी की समस्या ज्यादा आती है ना, क्योंकि इतने सारे मतलब एक वर्ड की इतने मीनिंग होते हैं, वो समझ नहीं पाता कि यहाँ पर क्या मीनिंग होगा। तो ये भी हमारे लिए ये मतलब सबसे मेजर टास्क है हमको ये सॉल्व करना समराइजेशन के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है समरी इवैल्यूएशन, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब समरी कैसे इवैल्यूएट करेंगे हम कि भैया ये जो एक पैराग्राफ था उसकी हमने ये समरी जनरेट की, मीन्स की मान लो 100 सेंटेंसेस का एक डॉक्यूमेंट है हमारे पास जिसमें 100 सेंटेंसेस हैं, ठीक है। तो अब उसको हमने समरी कर दी 20 सेंटेंस में, ठीक है, मैंने कर दिया उसको समरी 20 से 30 सेंटेंस में मैंने उसकी एक समरी जनरेट कर ली, ठीक है। मैंने की है तो मुझे लगा कि 30 सेंटेंसेस के अंदर ये 100 सेंटेंसेस का पूरा इन्फॉर्मेशन मतलब पूरी मीनिंग आ गई है उसकी, है ना। वो उसकी पूरे अर्थ को दे रहा है कि हाँ 30 सेंटेंस में पढ़ के मुझे ये 100 सेंटेंसेस का पूरा मीनिंग आ रहा है, तो मुझे वो 100 सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये मैंने अपने हिसाब से किया, तुम पढ़ोगे हो सकता है तुम्हारे हिसाब से पूरा अर्थ ना आ रहा हो उसका, है ना। तो अभी समरी इवैल्यूएशन भी मतलब एक इसमें है इम्पोर्टेंट कि कैसे होगा, ये मैन्युअली होगा। अब सिस्टम के थ्रू भी हमको इवैल्यूएट करके देखना पड़ेगा कि हमारी समरी ठीक पे बन रही है या नहीं बन रही है, ठीक है। क्योंकि कोई स्टैंडर्डाइजेशन अभी कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं किया गया है कि इतने सेंटेंसेस से हमको इतने में करना है तो ही समरी हमारी स्टैंडर्ड मानी जाएगी, है ना, या इतने वर्ड्स में करना है तो हमारी समरी स्टैंडर्ड मानी जाएगी, ठीक है। तो ये एवरी यूजर का अपने अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। फिर यही सेम नेक्स्ट पॉइंट भी इसी तरीके से है कि सब्जेक्टिविटी ऑफ समरी। तो भाई समराइजेशन क्वालिटी वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, है ना। वन पर्सन इंटरेस्ट इन अ बॉडी ऑफ टेक्स्ट इज डिफरेंट एंड अदर रिजल्टिंग इन वेरिएशन इन क्वालिटी ऑफ समरी, ठीक है। अब वही बात होगी ना कि अब कोई पर्सन अपने हिसाब से उस पैराग्राफ को समझ रहा है, हो सकता है वो अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग उस पैराग्राफ को देख रहा है तो उसके लिए कुछ और चीज इंपॉर्टेंट हो सकती है या उसने किसी और पॉइंट पे फोकस किया हो, और तुम करोगे तो तुम्हारे हिसाब से कोई और पॉइंट तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है ना। तो यहाँ पर फिर ये भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है समरी जनरेट करने के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हाई रिडक्शन रेट, ठीक है। अब यहाँ क्या है, एक्सट्रैक्ट क्रिएटेड फ्रॉम सिंगल डॉक्यूमेंट समरी यूजुअली एम्स टू हैव 5 to 30% ऑफ सोर्स टेक्स्ट लेंथ, ठीक है। अभी लास्ट के जो तीनों पॉइंट है ना, समरी इवैल्यूएशन, सब्जेक्टिविटी ऑफ समरी, हाई रिडक्शन रेट, ये बहुत एक दूसरे से मिलते जुलते हैं,
वही कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कितनी समरी हमें बनानी है, कितने परसेंटेज में हमें उसको बनाना है और वो उसमें कितनी सही बैठ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये चैलेंजेस हो गया, एप्लीकेशंस हो गया, व्हाई वी यूज व्हाई वी नीड टेक्स्ट समराइजेशन। ठीक है, ये पॉइंट्स हो गए। अब हम नेक्स्ट आते हैं, मतलब ये यहाँ तक समझ में आ गया ना अभिषेक तुमको? हाई रिडक्शन रेट में, हाँ हाँ हाई रिडक्शन रेट तो वही हो गया ना जो हम लोग जैसे 30% उसमें लिखा हुआ था कि 30% टेक्स्ट समराइज करते हैं, तो वो डिफिकल्ट जाता है किसी केस में। मैनुअली तो करने में कंप्यूटर को दिक्कत जाता है, मतलब मशीन लैंग्वेज में दिक्कत जाती है उसको करने में NLP के थ्रू ना। हाँ, कि हमको नहीं, वही मशीन के थ्रू ना, कि हम 20% करें, 30% करें, कैसे उसका मतलब रिडक्शन रेट मतलब होगा, सेट कैसे होगा, उसका कोई स्टैंडर्ड कैसे सेट करें हम, है ना, वो इशू है इसमें। फिर है टाइप्स ऑफ टेक्स्ट समराइजेशन अप्रोचेस। ठीक है, तो हमारे पास दो अप्रोच है, एब्स्ट्रैक्टिव अप्रोच और एक्सट्रैक्टिव अप्रोच। ठीक है, अब एब्स्ट्रैक्टिव अप्रोच क्या होता है? ठीक है, एब्स्ट्रैक्टिव अप्रोच पूरी तरीके से मैनुअल अप्रोच है, जैसे मैनुअल कोई भी समरी अपनी तैयार करता है। ठीक है, अब वो कैसे सिस्टम करेगा, ये सिस्टम को हमको समझाना है, बस इसका बेसिक अर्थ यही है। फिर और एक्सट्रैक्टिव में क्या होता है? एक्सट्रैक्टिव में इंपॉर्टेंट कीवर्ड, इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस, तो तुम कहते हैं ना कि इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस लेते हैं और हम समरी जनरेट कर लेते हैं, वो ये एक्सट्रैक्टिव होता है वो। ठीक है, एक्सट्रैक्टिव का फॉर्मेट है कि आप इंपॉर्टेंट सेंटेंस लेंगे उस पैराग्राफ से, इंपॉर्टेंट वर्ड्स लेंगे और फिर उनको उन वर्ड्स को अरेंज करेंगे और मतलब कॉन्कोनेट करके फिर उसकी एक समरी जनरेट करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड पे, सेंटेंसेस पर ध्यान दिया जाता है, जो वो सेंटेंस लोकेशन, जो फीचर्स अभी हम देख रहे थे ना पीछे, तो ये यहाँ पर उस तरीके से हम समरी जनरेट करेंगे। लेकिन एब्स्ट्रैक्टिव क्या होता है, पूरी तरीके से न्यू सेंटेंसेस जनरेट करता है, न्यू वर्ड्स में ऐड होते हैं, लेकिन वो अर्थ क्या देता है, वही अर्थ देगा। तो सेंटेंस आपका का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, वर्ड्स आगे पीछे हो जाएंगे, ठीक है, या नए वर्ड्स ऐड हो जाएंगे। लेकिन एक्सट्रैक्टिव में क्या होगा ना, नया वर्ड ऐड नहीं होगा, उसमें उन्हीं वर्ड्स में, उन्हीं सेंटेंसेस में ही कॉन्कनेट कर दिया जाता है। ठीक है, ये डिफरेंस है इन दोनों में। देखो इसके एग्जाम्पल्स भी हैं। पहला है एब्स्ट्रैक्टिव समराइजेशन। ठीक है, तो सोर्स टेक्स्ट है, क्या है, जोसेफ एंड मैरी रोड ऑन अ डंकी टू अटेंड द एनुअल इवेंट इन जेरूसलम इन द सिटी। मैरी गिव बर्थ टू अ चाइल्ड नेम्ड जीसस। ठीक है, ये दो सेंटेंसेस दिए हुए हैं। अब इसकी समरी देखो कैसे जनरेट हुई है कि जोसेफ एंड मैरी केम टू जेरूसलम वेयर जीसस वाज बोर्न। ठीक है, अब ये क्या हुआ, इन्होंने इन दो सेंटेंस का अर्थ एक ही सेंटेंस में दे दिया है और ये पूरी तरीके से इससे अलग हो गया सेंटेंस। ठीक है, सोर्स टेक्स्ट से बिल्कुल डिफरेंट हो गया, देखो तुम, है ना, और लेकिन उसका मीनिंग वही आ रहा है। यहाँ उन्होंने एक्स्ट्रा वर्ड्स डाल के मतलब सेंटेंसेस को मतलब वो किया था, एलेबोरेट किया था। ठीक है, अब यहाँ उन्होंने क्या कर दिया, उसको कॉन्साइज कर दिया, कम शब्दों में वही मीनिंग को। ठीक है, अब नेक्स्ट है एक्सट्रैक्टिव समराइजेशन। इसमें क्या है, सेम वही एग्जांपल है। अब एक्सट्रैक्टिव समरी देखो, यहाँ पर क्या लिया इन्होंने, जोसेफ एंड मैरी मेन कीवर्ड ले लिए। ठीक है, फिर अटेंड सेकंड कीवर्ड, इवेंट थर्ड कीवर्ड, जेरूसलम फोर्थ कीवर्ड। ठीक है, फिर उसके बाद मैरी, बॉथ एंड जीसस। इन्होंने कोई नया वर्ड नहीं ऐड किया है इसमें, है ना, इन्होंने उसी में से ही वर्ड्स लिए इंपॉर्टेंट और उन्हीं को ही उन्हीं सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसको कॉन्कनेट कर दिया। ठीक है, डिफरेंस समझ में आया? यस मैडम, ये अपना एब्स्ट्रैक्टिव समराइजेशन मतलब कंपाउंड सेंटेंस बनाना होता है, कंपाउंड सेंटेंस बना दिया उसने। हाँ हाँ, सेंटेंस से ऊपर में हाँ, तो कंपाउंड सेंटेंस बना दिया। और इसमें एक्सट्रैक्टिव में कुछ नया ना जोड़ करके एज इट इज जो उसके जो मेन पॉइंट्स हैं, जैसे जोसेफ एंड मैरी है, अटेंड है और ये इवेंट है और जेरूसलम है, इन्हीं को लेकर मतलब कोई अदर कीवर्ड उसने ज्वाइन नहीं किया। हाँ, वो उसने सिर्फ उसी टेक्स्ट में से इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स और सेंटेंसेस को एक्सट्रैक्ट किया है बस, और उसको कॉन्कनेट कर दिया, तो एक्सट्रैक्टिव समरी वो हो जाती है वो। ठीक है, हाँ, सबसे ज्यादा काम अभी यदि हुआ है जितनी भी लैंग्वेजेस में ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो वो एक्सट्रैक्टिव समराइजेशन पर हुआ है।
क्योंकि ये थोड़ा सा इजी है। सिस्टम को समझाना भी थोड़ा इजी होता है, लेकिन इम्प्लीमेंट करने पे तो दोनों ही टफ है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये थोड़ा इजी पड़ता है एब्स्ट्रैक्टिव से। एब्स्ट्रैक्टिव पूरी तरीके से मैनुअल समरी जनरेट जैसे करना होता है वैसे किया जाता है, तो इसलिए अभी इस पर इतना काम नहीं है। ठीक है, इन्हीं को हाँ सबसे ज्यादा एक्सट्रैक्टिव समरी पे काम है। अभी हम नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे ना, ये सारे टेक्निक्स हम डिस्कस करेंगे, तो इसमें तुमको पता चलेंगे कि कितने पेपर्स मतलब किन टेक्निक्स पे कितने ज्यादा पेपर्स आए हैं, कौन सी टेक्निक्स कितनी ज्यादा यूज हुई है ना। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ टेक्स्ट समराइजेशन। ठीक है, अभी यहीं तक आज की क्लास। तो अभिषेक, अभी तक जितना मैंने एक्सप्लेन किया वो समझ में आया? उसमें कोई डाउट? नहीं मैडम, कोई डाउट नहीं है ना। और जो मैंने अभी तक हमने जो पढ़ा है, हाँ जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है ना, वो आप थोड़ा सा अपना रिवाइज करिएगा और अपने सेल्फ स्टडी थोड़ा सा करिएगा का, जो मैंने होमवर्क बोला था ना, एप्लीकेशंस वगैरह, चैलेंजेस वगैरह, है ना, देखिएगा। फिर हम लोग अप्रोचेस भी कुछ आप देखना चाहें, हाँ ये ना मैम शेयर करेंगी ना ग्रुप में, ठीक है। पीपीटी अभी मेरी इनकम्प्लीट है, तो पीपीटी जब हमारी पूरा टॉपिक जब कवर हो जाएगा ना, तो वो मैं फिर आपको शेयर करूंगी। ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है। ये मूडल पर ही अपलोड हो जाएगी पीपीटी। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये वीडियो तो आज हो जाएगा, और उसके साथ ही पीपीटी ये मटेरियल भी अपलोड हो जाएगा। हाँ, तो आप अभी इसका मटेरियल की और इसकी चिंता मत करो। आप जितना देखो कि कितना आपको समझा है और कुछ डाउट्स है क्या, तो आप कल फिर से अंजना जो आगे का पोर्शन लेने वाली है डिटेल्स अप्रोचेस के बारे में, तो उसमें फिर आप अपना डाउट जो भी है वो रेडी रखना पूछने के लिए। ठीक है, ठीक है फिर अंजना। ओके मैम। ओके चलो, अभी आप लॉग आउट हो सकते हैं। ठीक है मैम।